नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है अपने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2013 का जो आपके पेपर हुआ था उसके जो 60 क्वेश्चन थे वो तो हमने हल करवा दिए जो राजस्थान जीके संबंधित थे। लेकिन आज जो थर्ड पार्ट है वो है अपने एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। उसके क्वेश्चन किस प्रकार उसमें पूछे गए थे उनके बारे में हम जानेंगे। और फिर इसी प्रकार आगे हिंदी, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज़ इनके बारे में भी क्वेश्चन होंगे, उनको आंसर बताएंगे। और जो एजुकेशनल पेडागोजी है उनके भी क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए उनको भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। ये 60 क्वेश्चन जीके के थे, वो हमने पहले सेशन में बता दिए। आज बात सेक्शन थर्ड वो हैं अपने एजुकेशनल साइकोलॉजी से जुड़े हुए। तो 61 क्वेश्चन से शुरुआत है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि अध्यापक के लिए कौन से अभिप्रेरक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो अपने टीचर के लिए अर्जित जो प्रेरक होते हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी इज ए करेक्ट आंसर, अर्जित। आगे क्वेश्चन पूछा 62 कि समयंगों के संबंध में एक शिक्षक क्या कर सकता है। इमोशन उनके संबंध में शिक्षक क्या करेगा। तो वह उनकी ऊर्जा का मार्गांतरीकरण करेगा, उनको नियंत्रित करवा सकता है। शिक्षक के संबंध में कुछ नहीं कर सकता है, स्वयं को विकसित कर सकता है। दोस्तों एक बात साइकोलॉजी में हमेशा ध्यान रखना कि अगर ज़्यादातर हमको जो पॉजिटिव लगता है वही आंसर करेक्ट होता है। तो इसमें देख लेते हैं कि भाई नियंत्रित करेगा तो बच्चे का विकास होगा कैसे, स्वयं रुक जाएंगे। और शिक्षक इस संबंध में कुछ नहीं कर सकता तो फिर बच्चे स्कूल में करेंगे क्या, शिक्षक की जिम्मेदारी क्या। और स्वयं को विकसित तो कर सकता है, ये काफ़ी आंसर मिला जुला है। लेकिन सबसे पॉजिटिव है वो है उनकी ऊर्जा का मार्गांतरीकरण कर सकता है। तो ए इज ए करेक्ट आंसर। अगर मान लो कोई बच्चा ज़्यादा क्रोध करता है तो उसको कुश्ती के क्षेत्र में उसको शिक्षा दी जा सकती है, तो वो ऊर्जा का मार्गांतरीकरण हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा जा रहा है कि कौन सा निर्देशन है वो शाब्दिक परीक्षण में उपयोग हो सकता है। इनमें से एक निर्देशन है जो शाब्दिक परीक्षण, देखो बुद्धि परीक्षण होते हैं उनका ये परीक्षण है शाब्दिक परीक्षण। तो इसमें से किसी सदाबहार पौधे से पत्तियाँ लाओ, तो ये तो शाब्दिक कैसे हुआ, क्रियात्मक हो गया। 19 में से 13 घटाओ, दोस्तों ये है लेकिन शब्द तो केवल एक है, एक शब्द में तो शाब्दिक परीक्षण हो नहीं सकता, एक ही आंसर आएगा। फिर वाद विवाद को परिभाषित करो, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि अगर वाद विवाद होगा इस शब्द को वो परिभाषित करने जाएंगे तो काफ़ी लंबा उत्तर देंगे, तो शाब्दिक परीक्षण होगा। मणिपुर की राजधानी बताओ, तो ये तो फिर एक ही वन वर्ड में आंसर है इम्फाल, तो फिर शब्द परीक्षण होगा नहीं। तो सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 64 कि आप प्रारंभिक कक्षा के विद्यार्थियों के बुद्धि परीक्षण के लिए क्या उपयुक्त समझते हैं। अगर प्राइमरी कक्षा के जो स्टूडेंट हैं उनका हम बुद्धि परीक्षण करेंगे तो किस प्रकार कर सकते हैं। तो शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण, प्राइमरी जो बच्चे हैं वो तो शब्द इतने समझते नहीं, ज़्यादातर शाब्दिक रूप से तो हम नहीं कर सकते। शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण, एक बच्चे को व्यक्तिक रूप से बुद्धि परीक्षण। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण ज़्यादातर इसका पॉजिटिव आंसर है, क्योंकि छोटा बच्चा है वो हम कोई भी छोटा मोटा काम उनको बता के फिर उनके बारे में बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं कि बच्चा किस प्रकार करता है। तो सी इज ए करेक्ट आंसर। 65 पूछा जा रहा है कि एक अध्यापक बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता अध्यापक के लिए क्या है। तो बुद्धि परीक्षण है अध्यापक के विद्यार्थी किस कक्षा के योग्य हैं ये निर्णय किया जा सकता है, काफ़ी पॉजिटिव है। प्रतिभाशाली, अति श्रेष्ठ और श्रेष्ठ अन्य परीक्षणों से बच सकते हैं, ये तो नेगेटिव हो गया, बच सकते हैं तो बिल्कुल भी नहीं। पुरस्कार के लिए छात्रों का चयन किया जा सकता है, नहीं दोस्तों, ज़्यादा पुरस्कार भी नेगेटिव रूप दे देता है, इसलिए ये भी सही नहीं है। अध्यापन एवं विषय परीक्षण में इसे आधार बनाया जा सकता है, बिल्कुल। बुद्धि परीक्षण के माध्यम से शिक्षक है वो अध्यापन विषय परीक्षण किस प्रकार होता है तो उसके माध्यम से ये जानकारी प्राप्त कर सकता है बुद्धि परीक्षण के। तो डी इज ए करेक्ट आंसर। 66 किसी छात्र के व्यक्तित्व के मूल्यांकन में आप किसको आधार बनाएंगे। अगर किसी छात्र के व्यक्तित्व मूल्यांकन करना है तो उसको
व्यक्तित्व में तो सब कुछ शामिल आता है, शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, क्रियात्मक, तो इन सभी को डी इज ए करेक्ट आंसर। 67 क्वेश्चन पूछा है कि बालक के व्यक्तित्व विकास में विद्यालय कब बाधक बनता है। बाधक का पूछा है तो विद्यालय बाधक बनेगा कि जब विद्यालय में बहुत सी गतिविधियां चलेगी, तो बाधक तो नहीं बनेगा, व्यक्तित्व विकास होगा, बिल्कुल सही। जब विद्यालय प्रशासन आधिकारिक हो, तो ये तो राइट आंसर हो गया। जब विद्यालय प्रशासन आधिकारिक होगा तो बालक के ये बाधक है। जब अध्यापक छात्र अनुपात न्यून हो, तो व्यक्तित्व रूप से ज़्यादा ध्यान होगा। ये थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन इतना नहीं है जितना कि बी है। डी है, जब विद्यार्थी को अभिव्यक्ति का उन्मुक्त वातावरण मिले, ये तो बाधक नहीं, सहायक है, तो बी इज ए करेक्ट आंसर। अब दोस्तों ये तो एजुकेशन साइकोलॉजी के जो सवाल थे वो हल हुए। अब सेक्शन 4 है, वो हिंदी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। हिंदी के क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए। अतिथि शब्द में ए प्रत्यय जोड़ने पर बनने वाला शब्द होगा। अगर अतिथि में अय प्रत्यय जोड़ते हैं तो दोस्तों आतिथ्य बनता है, और अय प्रत्यय से फिर आ की मात्रा है वो अ की मात्रा दीर्घ हो गई, आतिथ्य। ए ई ये ऐसे प्रत्यय हैं जो पहला शब्द है उसको दीर्घ बना देता है पीछे लगने से, तो प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं, ये तो आप जानते ही हो। तो आतिथ्य इज ए करेक्ट आंसर बी। अतिथि शब्द में ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो आतिथ्य बनेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है हिंदी के। तो निम्न में से उत्तम पुरुष सर्वनाम या उत्तम पुरुष जो सर्वनाम 3 है, उसे उत्तम पुरुष का उदाहरण पूछा है। तुम तो उत्तम पुरुष नहीं है। तेरा, आप, ये तुम, तेरा, आप, ये तो मध्यम पुरुष है। उत्तम पुरुष में खुद से होता है वो उत्तम पुरुष, तो डी इज ए करेक्ट आंसर। कलेजे पर रिक्त स्थान है रखना, ये मुहावरा पूछा है। तो कलेजे पर क्या रखेंगे? किताब, पैसे, बोझ रखेंगे तो कलेजा दबेगा। किताब भी नहीं रख सकते तो पत्थर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। कलेजे पर पत्थर रखना यानी कि ज़्यादा जो टेंशन वगैरह ले लेते हैं, तो या कलेजे में जो भी प्रेम वगैरह उमड़ रहा है उस पर, या कुछ दुख दर्द घटना होती है, तो फिर कलेजे को दबा देना पत्थर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 71 पूछा है। अत्याधिक नहीं दोस्तों, अत्याधिक तो शुद्ध नहीं है। अत्याधिक, व्यवहारिक, पारीक्षा, पत्नी हमेशा बड़ी, नारी हमेशा बड़ी। डी इज ए करेक्ट आंसर। व्यावहारिक नहीं, व्यावहारिक होता है। पारीक्षा तो होता ही नहीं, परीक्षा होता है। और अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक ये नहीं होता, अत्यधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। तो डी इज ए करेक्ट आंसर। निम्न में से सरल वाक्य नहीं है। दोस्तों सरल वाक्य एक ही लाइन का होता है, और विद्यार्थी कक्षा में जा रहे हैं, जुड़ा हुआ विद्यार्थी कक्षा में जा रहे हैं, केवल एक ही वाक्य। लड़की साड़ी खरीद रही है, उसके घर में पानी आ गया, एक ही। भूख लगी है तो खाना खा लो, इसमें मिश्र वाक्य है, जुड़ा हुआ है। भूख लगी है तो खाना खा लो, भूख लग गई फिर खाना खा लो, तो ये जुड़ा हुआ है, तो ये सरल वाक्य नहीं है। डी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, अध्यापक ने कहा कि कल अवकाश है, ये वाक्य कैसा है? तो ये दोस्तों एक पर आश्रित है, तो मिश्र वाक्य हो गया। और संयुक्त वाक्य तो स्वतंत्र होते हैं, सरल तो है ही नहीं। 74, निम्न में से किस वर्ग में सभी शब्द तत्सम का पूछा है? तत्सम नहीं है, यहाँ ध्यान रखना। तो तत्सम तो वही जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, तो इनमें से नहीं है। कर्म तत्सम है, इसका आंसर तो डी है। लेकिन वर्षिचक और सरप ये तो बिल्कुल ही दोनों ही तत्सम है। दंत चरम भी तत्सम है, शुष्क हर्ष भी तत्सम है। लेकिन यह काठ आया नहीं है, काष्ठ होता है। लेकिन यह काठ ये तद्भव हो गया।
कास्ट होता न तो फिर तत्सम होता, लेकिन कास्ट है तो ये तद्भव, तो डी इज ए करेक्ट आंसर। अब ये इंग्लिश के हैं, इंग्लिश के दोस्तों मैं छोड़ रहा हूँ, मैथ के भी ज़्यादा, लेकिन आंसर तो बता ही देते हैं सभी के। 75 का आंसर है द पैसिव वॉइस ऑफ समबॉडी हैज़ स्टोलन माई पेन इज, तो इसका करेक्ट आंसर माई पेन हैज़ बीन स्टोलन, ए इज ए करेक्ट आंसर होगा। और फिर 76 की बात है तो 76 में ए इज ए करेक्ट आंसर। सिलेक्ट द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड ऑर्डरली, ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, कंप्लीट द पार्शियल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो नीचे बाकी दिया है इसको कंप्लीट करना है कि प्लीज राइट योर नेम एंड एड्रेस हेयर, सॉरी एड्रेस हेयर, तो 77 का करेक्ट आंसर डाउन होगा, बी इज ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज़ द वर्ड ट्रांसक्रिप्ट बिलो, नीचे दिया गया शब्द है ट्रांसक्रिप्ट है, तो इसको दोस्तों ए राइट आंसर क्वीन। 79 पूछा है द वर्ड जॉय बिगिंस विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फोनेटिक सिंबल्स, तो इसका करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 80, बट फॉर योर काइंड हेल्प दिस टास्क कुड नॉट हैज़ बीन कंप्लीट, तो इसका करेक्ट आंसर हैज़ बीन कंप्लीट। ये क्या था कि ये जो एक गलत पार्ट दिया है इस सेंटेंस में वो ये नहीं लगता, हैज़ बीन कंप्लीट। 81 क्वेश्चन है कि सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिनिश इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो ये फिनिश वर्ब है, तो यहाँ वर्ब क्या लगानी चाहिए थी कि राज हिज होमवर्क 2 आवर्स एगो, राज है होमवर्क कर चुका है 2 घंटे पहले, तो फिर हैव फिनिश्ड, फिनिशिंग ये नहीं लगेगा, फिनिश्ड लगेगा, सी इज ए करेक्ट आंसर। तो ये दोस्तों इंग्लिश के सवाल थे। अब मैथ के सवाल है, पूछा है एक्स वाई कोष्टक बंद ए माइनस बी एक्स बटा वाई कोष्टक बंद बी माइनस सी एक्स बटा वाई कोष्टक बंद सी माइनस ए का मान क्या होगा, तो दोस्तों एक्स वाई तो कट गए, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, दोस्तों ये बात करें तो इसका राइट आंसर सी इज ए करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैथ के भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। 83 क्वेश्चन पूछा है कि एक आदमी पहले दिन तो 20 रुपये कमाता है, वह दूसरे दिन फिर 15 खर्च कर देता है, पुनः तीसरे दिन रुपये 20 कमाता है, चौथे दिन रुपये 15 खर्च करता है, तो इस तरह कौन से दिन उसके पास रुपये 60 होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर ए 17 दिन, 17वें दिन में उनके 60 रुपये हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 84, ये दोस्तों योग है जोड़ है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो बी करेक्ट है, योग करना है। 85, ये रेखागणित से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, ये कोण दिया हुआ है, उस कोण में अक्ष का मान ज्ञात करना है कि यदि चित्र में सी डी समांतर ई एफ और ए बी समांतर सी डी, तो कोण एक्स का मान क्या होगा, तो कोण एक्स का मान बी इज ए करेक्ट 145 डिग्री। आगे क्वेश्चन, कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, 31, 61, 71, तो 91 में 91 है वो भाज्य, 91 में 13 का भाग जाता है, बाकी किसी में नहीं जाता है किसी का भाग, तो ये भाज्य संख्या 91। क्वेश्चन नंबर 87, 25 सेंटीमीटर इंटू 11.5 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी यदि एक दीवार 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 23 सेंटीमीटर चौड़ी बनानी है, तो इसका आंसर ए करेक्ट 6700।
यदि दो संख्याओं का गुणा 4107 है वह उनका मसब 37 है तो बड़ी संख्या होगी। तो मसब लसब ज्ञात करना इनका है, तो इनका लसब है वो 111। सी इज ए करेक्ट आंसर। मसब और लसब से ज्ञात करते हैं, गुणा करते हैं तो फिर 4107 आते हैं। अब ये तो दोस्तों इंग्लिश और मैथ के थे जो मैंने केवल आंसर बताए हैं, सॉल्व नहीं किए ज़्यादा। 89 क्वेश्चन कि बायोगैस का मुख्य संघटक है। ये अपने सामाजिक से जुड़े हुए क्वेश्चन है, साइंस से, विज्ञान वाले, सोशल साइंस आगे मिलेंगे। बायोगैस का मुख्य संघटक है तो बायोगैस है वो मीथेन। राइट आंसर ए। चमगादड़ अंधेरे में बिना किसी चीज़ से टकराए उड़ सकते हैं, क्योंकि चमगादड़ उड़ते हैं वह केवल अंधेरे में इस रूप से देख सकते हैं। वह अल्ट्रासोनिक तरंगें उत्पन्न करते हैं जो उनको टकराने से बचाती हैं। ऑप्शन सी, उनकी आंखें अंधेरे के प्रति संवेदनशील होती हैं। डी, उनके नेत्र छिद्र अंधेरे में फैल जाते हैं। तो दोस्तों उनकी आंखों में अल्ट्रासोनिक तरंगें उत्पन्न होती हैं, वो उनको टकराने से बचाती हैं। बी इज ए करेक्ट आंसर। आगे पूछा है कि थायरॉक्सिन क्या है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन, बैक्टीरिया, वायरस, कीड़े। तो दोस्तों थायरॉक्सिन अपने शरीर में है वो है हार्मोन है। थायराइड ग्रंथि है उसमें पाया जाता है थायरॉक्सिन हार्मोन। आगे किस में चुंबक होता है। तो दोस्तों चुंबक है वो विद्युत मीटर में होता है, विद्युत मोटर। ए इज ए करेक्ट आंसर। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है तो बिट। बी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा है, लेंस की शक्ति बराबर होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम मीटर के, उसकी फोकस दूरी के, उसकी वक्रता त्रिज्या के, उसकी फोकस दूरी का 2 गुना के। तो ए इज ए करेक्ट आंसर। फोकस दूरी के व्युत्क्रम मीटर के लेंस की शक्ति होती है। आगे उत्तल दर्पण हमेशा बनाता है। उत्तल दर्पण होता है वो हमेशा सीधा आभासी कम आकार का प्रतिबिंब, सीधा वास्तविक कम आकार का प्रतिबिंब, सीधा दोगुनी आकार का वास्तविक प्रतिबिंब, दोगुनी आकार का आभासी प्रतिबिंब। तो दोस्तों उत्तल दर्पण है वो हमेशा सीधा, आभासी और छोटे आकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो ए करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन सोशल साइंस के थे, वो साइंस के, ये सोशल साइंस के। आज की दुनिया के बारे में इनमें कौन सा कथन सही है। राजशाही शासन की वह पद्धति है जो अब समाप्त हो गई है। नहीं, कहीं कहीं देशों में अभी भी चल रही है, समाप्त तो हुई नहीं पूर्ण तरीके से। विभिन्न देशों के बीच संबंध पहले से कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक हो गए। आज ज़्यादा से ज़्यादा शासकों का चुनाव जनता द्वारा होता है। आज दुनिया में सैनिक तानाशाही नहीं रही। तो दोस्तों दुनिया तो बहुत बड़ी है, अपने भारत में लोकतांत्रिक है, लेकिन बाकी देशों में तो ऐसी स्थिति ज़्यादातर नहीं है। लेकिन ये भी करेक्ट आंसर होगा कि देशों के बीच संबंध है वो पहले से ज़्यादा लोकतांत्रिक हो गए। पहले लड़ाई ज़्यादा होती थी, लेकिन आजकल इतनी नहीं हो रही हैं और लोगों का भी आपस में जुड़ाव है, एक दूसरे देशों में आना जाना होता रहता है। तो लोकतांत्रिक रूप से मजबूत हुए पहले से कहीं ज़्यादा। अब 97 पूछा है कि सोसा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया। अब सोचा है वो दोस्तों बात करें तो यह युद्ध 1539 में शेरशाह सूरी व हुमायूं के बीच लड़ा गया। और सोसा यह बक्सर जो जिला है बिहार का, बिहार राज्य में बक्सर और वहाँ का स्थान है ये सोसा। शेरशाह सूरी व हुमायूं के मध्य लड़ा गया युद्ध और जिसमें शेरशाह सूरी विजय हुआ था, हुमायूं को खदेड़ दिया था और फिर शेरशाह सूरी है वो शासन स्थापित करता है अपना। तो सोसा का युद्ध ए इज ए करेक्ट आंसर। न्यायपालिका के बारे में कौन सा कथन गलत है। न्यायपालिका का पूछा है तो कौन सा गलत कथन है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी आवश्यक है। दोस्तों बाद में देखते हैं। कानून संविधान की भावना के खिलाफ हो तो न्यायपालिका अमान्य घोषित कर सकती है।
न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। अधिकार को हनन होने पर कोई भी नागरिक अदालत में जा सकता है। तो इसमें ए करेक्ट आंसर है। कि संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी आवश्यक नहीं है। दोस्तों ये कथन गलत है। कानून संविधान की भावना के खिलाफ न्यायपालिका अमान्य घोषित कर सकती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि स्वतंत्र है न्यायपालिका तो, और अधिकारों का हनन होने पर तो नागरिक अदालत में जाएगा और कहाँ जाएगा। तो ये गलत ए है। संसद अगर प्रत्येक कानून है तो सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी नहीं लेता है। क्वेश्चन 99, हरिद्वार जो उत्तराखंड में है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों विद्युत टर्बाइन, इलेक्ट्रिकल रेल इंजन, भारी इलेक्ट्रिकल उद्योग, यूरेनियम संयंत्र। तो हरिद्वार में भारी इलेक्ट्रिकल उद्योग है। सी करेक्ट आंसर। ज़्यादातर तो प्रसिद्धि के कारण हरिद्वार देखा जाए तो धार्मिक रूप से हैं, लेकिन वहाँ इलेक्ट्रिकल उद्योग भी ज़्यादा है, इसलिए तो गंगा नदी प्रदूषित है, यमुना वगैरह। कृषि, भूमि लगान तथा खातेदारी के विवाद क्या कहलाते हैं। तो वो राजस्व विवाद है। सब भूमि से जुड़े हुए ये विवाद हैं, तो राजस्व विवाद बी इज ए करेक्ट आंसर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है सामूहिक रूप से। संसद के प्रति, विधान परिषद के प्रति, राज्यसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला स्तर पर पंचायत राज की सर्वोच्च संस्था कौन सी है। जिला स्तर पर पूछा है। पंचायती राज के 3 स्तर हैं। तो जिला स्तर पर तो जिला परिषद है, पंचायत समिति, नगर परिषद, जिला परिषद। जिला परिषद है वो सर्वोच्च संस्था है। और पंचायती राज जो 73वां संविधान संशोधन 1992 और 1993 फिर लागू हुआ। उन्होंने 3 स्तर बताए थे पंचायती राज के। पंचायत स्तर पर या गांव स्तर पर पंचायत समिति, और तहसील स्तर पर तहसील, और जिला स्तर पर जिला परिषद। और ये संविधान के भाग 9 और अनुच्छेद 243 में वर्णन है पंचायती राज का। अब ये क्वेश्चन है ये दोस्तों, अब खंड 5 सेक्शन 5 यह टीचिंग मेथड से संबंधित है। एजुकेशनल पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र से संबंधित सभी सब्जेक्ट के इसी प्रकार क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 103 है कि शब्दों के आरंभ में जो अक्षर समूह लगते हैं उन्हें कहते हैं। उपसर्ग मूंछ और प्रत्यय पूंछ। तो उपसर्ग तो मूंछ है, आगे लगे उपसर्ग, तो बी इज ए करेक्ट आंसर। भाषा में सर्वप्रथम किस कौशल का विकास करना चाहिए। अगर भाषा का विकास करना है तो सबसे पहले दोस्तों LSRW आपने सुना होगा। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिसन, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो सबसे पहले यहाँ ऑप्शन अनुसार देखते हैं उच्चारण, वर्तनी, वाचन, लेखन। तो दोस्तों सबसे पहले उच्चारण, ए इज ए करेक्ट आंसर। अगर बच्चा सही शुद्ध रूप से उच्चारण करेगा शब्दों का तो फिर बाद में वो लिखेगा भी शुद्ध। तो इस प्रकार सबसे पहले उच्चारण का विकास करना चाहिए। कौन सा शैक्षिक उपकरण उपयोगी है। दोस्तों इसमें फ्लैश कार्ड, चार्ट, श्यामपट, वायरलेस। वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर श्यामपट का उपयोग ज़्यादा होता है, तो सबसे उपयोगी श्यामपट हो गया। वैसे चार्ट भी है, ये सब कुछ है, शैक्षिक उपकरण है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रमुख है वो है श्यामपट, इसलिए सी करेक्ट आंसर। इस ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सी करेक्ट होता है। नव प्रचलित शब्दों को सीखने के लिए उत्तम विधि है। अगर नए शब्द सीखने हैं तो ध्वनि साम्य प्रविधि, सुनो और बोलो प्रविधि, देखो और कहो प्रविधि, अनुकरण प्रविधि। तो छोटे बच्चे हैं, अगर नए शब्दों को सीखना है तो वो पीछे पीछे बोलेंगे, तभी वो नए शब्द सीखेंगे। तो अनुकरण प्रविधि के माध्यम से।
टीचर नए शब्दों को बोलेगा और बच्चे पीछे पीछे उनका अनुकरण करेंगे। डी इज ए करेक्ट आंसर। गद्य शिक्षण का मुख्य अंग है। अब गद्य में आदर्श वाचन, आत्मीकरण, बोध प्रश्न, लयपूर्ण गायन, लेकिन मुख्य अंग अगर गद्य में कहानी वगैरह तो टीचर व्याख्या करते हैं ज़्यादातर, तो आदर्श वाचन ही होता है। आदर्श वाचन मुख्य है गद्य शिक्षण का। शैक्षिक अनुसंधान का लक्ष्य है, तो शैक्षिक अनुसंधान में विशिष्ट ज्ञान की खोज, शैक्षिक समस्याओं का समाधान, नवीन शैक्षिक ज्ञान की खोज, तो शैक्षिक अनुसंधान तो ये सब रिलेटेड है, तो उपरोक्त सभी। डी इज ए करेक्ट आंसर। चित्र देखकर बताएं विधि क्या कहलाती है। पहले चित्र को देखो और फिर उसके बारे में बताओ। तो देखना दृश्य और बताना कथन। अनदेखी पहली विधि, चित्रात्मक विधि। ऑप्शन गजब दिए, लेकिन यहाँ सही है दृश्य व कथन। अब दोस्तों ये टीचिंग इंग्लिश के टीचिंग मेथड है, शिक्षण विद्या इंग्लिश की। द लोएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज, यानी सबसे निम्न स्तर का कौन सा कौशल माना जाता है। जो मूल्यांकन स्तर के जो डॉक्टर BS ब्लूम ने बताए थे, उसमें सबसे निम्न स्तर का नॉलेज होता है, ज्ञान। फिर बाद में समझना आता है, अंडरस्टैंडिंग आता है, फिर अनुप्रयोग आता है, एप्लीकेशन और इवोल्यूशन मूल्यांकन है वो सबसे अंतिम में होता है। लेकिन पहले सबसे पहले वो नॉलेज और निम्न स्तर का प्रथम है। विच मेथड इज अगेंस्ट डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड है वो देने वाले कौन है, तो डॉक्टर वेस्ट मेथड भी इनका अन्य नाम है। एक 111 क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों ए। फोनोलॉजी इज द साइंस ऑफ, यह एक ध्वनि उपकरण पूछा है, तो लैंग्वेज में वो क्या होता है, साउंड करना, ध्वनि उपकरण संबंधित है फोनोलॉजी। भाषा यंत्र जो भाषा प्रयोगशाला में होता है। द बेसिक एलिमेंट विच हेल्प्स इन लर्निंग इंग्लिश इज, तो इमिटेशन, ओरल प्रोडक्शन, बोथ ऑफ द अबव, यानी सी इज ए करेक्ट आंसर। 114 पूछा है लैंग्वेज इज ए सब्जेक्ट ऑफ। अब लैंग्वेज पूछा है कैसा सब्जेक्ट है, लैंग्वेज नॉलेज, स्किल, ओनली बी, बोथ ए एंड बी, लेकिन ज़्यादा लैंग्वेज है, भाषा तो एक कौशल है। बी इज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि भाषा में 4 कौशल है, LSRW, बी करेक्ट आंसर होगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश टीचिंग इन जूनियर लेवल इज, इंग्लिश टीचिंग जूनियर लेवल प्राथमिक स्तर पर भाषा का, इंग्लिश का पढ़ाने का सबसे प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। इंग्लिश पढ़ाने का प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी भाषा कौशल विकास। क्वेश्चन नंबर 116, नियरली ऑल वोकैबुलरी स्ट्रक्चर एंड अदर कंटेंट मैटर ऑफ इंग्लिश इज लर्न थ्रू, तो इसका सही आंसर है वो है दोस्तों, बात करें तो इसका सही आंसर क्रेमी, ए इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117, ये दोस्तों इंग्लिश की टीचिंग मेथड। अब ये सोशल साइंस की है। समस्या समाधान विधि अच्छी विधि है, क्योंकि साइंस की, माफ़ कीजिएगा, ये साइंस की शिक्षण विधियाँ, समस्या समाधान विधि है वो सबसे अच्छी है, क्योंकि इस विधि से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास होता है, पाठ्यचर्या समय पर समाप्त की जा सकती है, शिक्षक को किसी प्रश्न को हल करने की आवश्यकता नहीं होती, छात्र आसानी से समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो समस्या समाधान विधि के माध्यम से वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास होता है, ये इज ए करेक्ट आंसर। पाठ्यचर्या समय पर समाप्त की जा सकती है, शिक्षक किसी प्रश्न को, ये हैं तो दोस्तों बाकी नेगेटिव है, लेकिन ए इज ए करेक्ट।
पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम निर्माण योजना से संबंधित व्यक्तियों को पाठ्यक्रम बनाते वक्त अधिक जोर देना चाहिए। किस पर अधिक जोर देना है? अगर पाठ्यक्रम का निर्माण करना है तो समाज की वर्तमान स्थितियों पर, दूसरों राष्ट्रों के पाठ्यक्रमों पर, प्रचलित परीक्षा पद्धति पर, छात्रों को परीक्षा पद्धति के लिए तैयार करने तथा अच्छे अंक प्राप्त कराने पर। तो दूसरे राष्ट्रों का तो कोई मतलब भी नहीं, वहाँ का पाठ्यक्रम वहाँ के काम का, अपने क्या। प्रचलित परीक्षा पद्धति पर, प्रचलित परीक्षा जो पुराने रूढ़िवादी हैं उस पर ज़्यादातर नहीं चलना है, नवीन है, वर्तमान रूप में देखना है। तो इसका राइट आंसर है वो है ए। समाज की वर्तमान स्थितियों को देखकर ही पाठ्यक्रम का हमेशा निर्माण करना चाहिए व्यक्तियों को। क्वेश्चन नंबर 119, विद्यार्थी मौखिक व लिखित रूप में शीघ्रता, सरलता और शुद्धता से गणना करता है तो किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित है? अगर कोई बच्चा है वो मौखिक रूप से और लिखित रूप से दोनों में शीघ्र, सरल और शुद्ध गणना करता है तो ये तो कौशल से संबंधित ही है। तो सी इज ए करेक्ट आंसर। ज्यामितीय ज्ञान कराने के लिए आप गणित की कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे? ये रेखा गणित संबंधित है तो दोस्तों इसमें तो ज़्यादातर निगमन माफ कीजिए, आगमन विधि का उपयोग ज़्यादातर होता है। वो तो ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन इन ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो रेखा गणित में तो प्रोजेक्ट विधि ये तो साइंस संबंधित है, ज़्यादातर ज्यामितीय ज्ञान में नहीं आती है। इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो ये तो दोस्तों क्वेश्चन हटाया था, इसको बोनस दिया था। इसका करेक्ट आंसर तो आगमन विधि ही है। चलिए दोस्तों, ये गणित की टीचिंग मेथड थी। गणित की उपयोगी पाठ्यपुस्तक वह हैं, गणित की पाठ्यपुस्तक में क्या होना चाहिए? जिसमें सभी प्रश्नावली के प्रश्न हल किए हुए हो, जिसमें पर्याप्त मात्रा में हल किए हुए उदाहरण तथा प्रश्नावली प्रश्न हो, जिसमें कुछ हल किए हुए प्रश्न तथा लंबी प्रश्नावली प्रश्न हो, जिसमें बहुत अधिक हल किए हुए उदाहरण प्रश्न प्रश्नावली प्रश्न कम हो। देखो दोस्तों, अगर ज़्यादा हो गया तो बच्चों पर बोझ है, इसलिए हिसाब से होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में। तो बी इज ए करेक्ट आंसर। और सभी प्रश्नावली प्रश्न हल किए हुए हो तो बच्चा क्या सीखेगा? उदाहरण तो ज़रूरी है, प्रश्नावली प्रश्न होने भी अनिवार्य हैं। और कुछ हल किए प्रश्न और लंबी प्रश्नावली हो तो बच्चे को बोझ महसूस होगा। जिसमें बहुत अधिक हल किए हुए उदाहरण प्रश्न प्रश्नावली प्रश्न कम हो, प्रश्नावली प्रश्न बिल्कुल कम और उदाहरण ज़्यादा, तो भी कुछ ठीक नहीं। तो बी इज ए करेक्ट आंसर। ईंट का उपयोग निम्न में से किसको पढ़ाने में बहुत ही उपयोगी सहायक सामग्री हो सकती है? दोस्तों ईंट है तो वर्ग, आयत, चतुर्भुज, तो घनाभ या घन। ईंट के 6 सतह वगैरह, कोने वगैरह होते हैं तो घनाभ पढ़ाने में सहायक है। सी इज ए करेक्ट आंसर। गणित की उन्नति एवं वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। ये दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट का कथन है। तो ये गणित शिक्षण के किस मूल्य से संबंधित है? तो ये तो सामाजिक मूल्य को दर्शाता है। डी इज ए करेक्ट आंसर। पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। अगर कोई पाठ्यक्रम है तो इसका निर्माण करना चाहिए विषय विशेषज्ञों द्वारा, विषय विशेषज्ञों तथा अध्यापक द्वारा, सिर्फ अध्यापकों द्वारा, विषय विशेषज्ञों तथा अभिभावकों द्वारा। तो पाठ्यक्रम है उसका निर्माण विषय विशेषज्ञ और अध्यापक द्वारा मिलकर होता है। बी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125 की प्राथमिक स्तर पर पतियों की आकृतियों के विषय में शिक्षा देने की सर्वोत्तम तरीका क्या है? प्राथमिक स्तर पर छोटे बच्चों को अगर पतियों की आकृतियों का ज्ञान देना है तो ज्यामितीय आकृतियों के साथ पतियों की आकृतियों का मिलान करवाना, विभिन्न पतियों के लिए चित्र दिखाना, पतियों की आकृतियों को दिखाना व उनके नाम बताना, आकृतियों की समानता पहचानना, उनके नाम बताना। दोस्तों अगर छोटा बच्चा है तो उनको ज़्यादातर समझ में आएगा कि हम क्रियात्मक रूप से उसको पतियों को दिखाए
और उनके नाम बताएं। तो सी इज ए करेक्ट आंसर, तो ज़्यादा बच्चों को समझ में आएगा। उपलब्धि परीक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, अचीवमेंट टेस्ट का पूछा है, तो कार्य की श्रेष्ठता को, विषय वस्तु की वैधता को, निर्माण के प्रारंभ को, उक्त सभी। तो अगर अचीवमेंट टेस्ट लेना है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो किसके लिए वो उपलब्धि परीक्षण हो रहा है उसको वैध होना जरूरी है, विषय वस्तु। बी इज ए करेक्ट आंसर। उत्तम परीक्षण की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तम परीक्षण है, सबसे अच्छा परीक्षण है, मुख्य विशेषता उसमें क्या होनी चाहिए? विचार, ज्ञान, अनुबंध, वैधता, तो वो वैध होना चाहिए। डी इज ए करेक्ट आंसर। आगे पूछा है कि निदान का अर्थ है अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण। ये कथन दिया है, ये किन का कथन है? तो ये कथन है वो गुड का है। सी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 129, कक्षा शिक्षण में बालकों को प्रेरित करते समय निम्न बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर कक्षा शिक्षण में बालकों को प्रेरित करना है तो किसका ध्यान रखना चाहिए? बालकों में आत्मविश्वास की भावना विकसित करना, सभी बालकों को समान रूप से शिक्षा देना, बालक की अधिकाधिक कमियां ढूंढना, बालक से कठिन अभ्यास करवाना। तो दोस्तों नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते बिल्कुल भी, ये भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा बालक में आत्मविश्वास की भावना विकसित करेंगे तो वो बालक है वो प्रेरित होगा और ज़्यादा सीखेगा। ए इज ए करेक्ट। 130, पूर्व ज्ञान के आधार पर विषय का परिचय देने के लिए दी जाती हैं। बच्चों को पहले कितना ज्ञान है उसको अगर हमें पता करना है तो सबसे पहले प्रस्तावना, हर्बर्ट की पंचपदी जो योजना है उसमें सबसे पहले प्रस्तावना, तो प्रस्तावना के माध्यम से ही पूर्व ज्ञान का पता लगाया जा सकता है। फिर स्पष्टीकरण, प्रस्तुतिकरण, अभ्यास, मूल्यांकन ये बाद में होते हैं, लेकिन प्रस्तावना सबसे पहले पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए। सी इज ए करेक्ट आंसर। 131, प्राथमिक पाठशालाओं में विज्ञान के लिए कौन सी शिक्षण विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? प्राथमिक पाठशालाओं में विज्ञान के लिए सबसे ज़्यादा क्रियाकलाप आधारित अध्यापन होना जरूरी है। बच्चों को क्रियाएं कराएं और फिर अध्यापन कराएं। बी इज ए करेक्ट आंसर। 132, कक्षा में विज्ञान पाठ्यपुस्तक का प्रयोग किया जाता है। कक्षा में विज्ञान पाठ्यपुस्तक है उसका प्रयोग क्यों किया जाएगा? नए स्तर स्थापित करने के लिए, विचारों और प्रत्ययों की व्याख्या के लिए, अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, इनमें से कोई नहीं। अधिगम उद्देश्य होते हैं उनकी पूर्ति, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन नए स्तर स्थापित करने के लिए ये तो छोटे बच्चे तो क्या स्तर स्थापित करें? विचारों और प्रत्ययों की व्याख्या के लिए छोटे बच्चे विचार और उनके मन में क्या कल्पनाएं वगैरह पड़ती हैं तो उनकी व्याख्या होगी। तो कक्षा में विज्ञान पाठ्यपुस्तक का यही उपयोग है। बी इज ए करेक्ट आंसर। विचारों प्रत्ययों की व्याख्या और विज्ञान के माध्यम से ही मस्तिष्क का विकास ज़्यादातर होता है। तो आप सभी जानते हो आज का विज्ञान का युग है। 133, इतिहास का मूल सिद्धांत क्या है? ये सोशल साइंस से जुड़े हुए क्वेश्चन कि इतिहास का मूल सिद्धांत अतीत की घटनाओं को दोहराना, वर्तमान को भूत से जोड़कर आगे बढ़ना, ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या करना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान कराना। तो इतिहास का मूल सिद्धांत है वो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान कराना भी है, अतीत की घटनाओं को दोहरा कर तो क्या करेंगे, ठीक है, नॉलेज मिलेगा। वर्तमान को भूत से जोड़कर आगे बढ़ना, ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या करना। तो इसका ज़्यादातर राइट बात करें तो बी आंसर ही पॉजिटिव लग रहा है मुझे। तो वर्तमान को भूत से जोड़कर आगे बढ़ना, वर्तमान में भूतकाल में जो घटनाएं हुई हैं उनमें वर्तमान में क्या है शिक्षा मिलेगी। तो बी करेक्ट आंसर है, ये इतिहास का मूल सिद्धांत है। 134, सामाजिक अध्ययन की सबसे कम प्रभावी शिक्षण विधि है। अब सामाजिक अध्ययन की यहाँ विधियाँ दी गई है, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, खेल विधि, क्षेत्र भ्रमण विधि। और सामाजिक अध्ययन में छोटे बच्चों को ज़्यादा व्याख्या देंगे तो वो बोर होंगे, ये तो कम प्रभावी है। प्रश्नोत्तर विधि भी है, खेल विधि भी है, क्षेत्र भ्रमण विधि है वो सबसे ज़्यादा है। और इसमें पूछा है कि सबसे कम प्रभावी, तो व्याख्यान विधि सबसे कम होगी। प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से
शिक्षण कराया जाएगा। खेल विधि, क्षेत्र भ्रमण विधि तो बहुत ही प्रभावी, लेकिन व्याख्यान विधि है वो सबसे कम प्रभावी। ए इज ए करेक्ट आंसर। आगे 135, अवबोध के उद्देश्य की जांच हेतु क्या प्रयोग किया जाता है? अवबोध ज्ञान के बाद में दूसरा कौशल, तो उसकी जांच करनी है तो क्या किया जाएगा? उदाहरण देना, स्पष्ट करना, तुलना करना। तो ये सब अवबोध के उद्देश्य हैं। अगर बच्चा किसी के बारे में नाम, वस्तु आदि को जानता है तो वो तो केवल ज्ञान की श्रेणी में, लेकिन अवबोध उदाहरण देकर, स्पष्ट करके, तुलना करके अवबोध का पता लगाया जा सकता है। डी इज ए करेक्ट आंसर। 136, पाठ्य पुस्तकों का प्रमुख उपयोग है। पाठ्य पुस्तकों का क्या उपयोग है? कि गृह कार्य में, शिक्षक का मार्गदर्शन करने में, ए व बी दोनों में। तो इन हिसाब से देखा जाए तो पाठ्य पुस्तक बच्चे गृह कार्य भी करेंगे और शिक्षक का मार्गदर्शन भी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से होता है। तो सी इज ए करेक्ट आंसर। 137, प्रस्तावना प्रश्नों का प्रमुख संबंध होता है। प्रस्तावना प्रश्न वहीं जो पूर्व ज्ञान से संबंधित, पढ़ाए जाने वाले प्रकरण के पूर्व ज्ञान से संबंध होता है। ए इज ए करेक्ट आंसर। प्रयोगात्मक विधि में मार्गदर्शक होता है। प्रयोगात्मक विधि में मार्गदर्शक, निर्देशन, छात्र साथी, अध्यापक, प्रयोगशाला सहायक, प्रधान अध्यापक। तो प्रयोगात्मक विधि में मार्गदर्शक तो अध्यापक ही होगा। बी इज ए करेक्ट आंसर। बच्चा कार्य करेगा, प्रयोग करेगा और अध्यापक उसकी निगरानी करेगा, मार्गदर्शक उनको निर्देश देगा। 139, मूल्य का अर्थ है जीवन के आदर्श, जीवन के लक्ष्य, जीवन के उद्देश्य, अनुभव या प्राप्त परिणाम। तो मूल्य है वो जीवन के आदर्श होते हैं, आप सभी जानते ही हो। ए इज ए करेक्ट आंसर। 140 और इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में सामुदायिक स्रोतों में से नहीं है। सामुदायिक स्रोतों में कौन नहीं है सामाजिक अध्ययन में? स्थानीय पंचायत बिल्कुल सामाजिक रूप से जुड़ी हुई, शिक्षण अभिभावक संघ भी है और छात्र संघ भी है, लेकिन मजदूर संघ है वो सामाजिक अध्ययन शिक्षण में सामुदायिक स्रोत नहीं है। तो डी इज ए करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे 140 140 पूरे के पूरे क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कराए। इसी प्रकार लेवल सेकंड का भी पेपर हम लेकर आएंगे, उसको भी सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।